गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ फ्रेश स्टडी। मैं हूं आप साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रा और इसके कार्य के बारे में। देखेंगे मुद्रा क्या होती है और इसके कार्य क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो मुद्रा को दोस्तों अर्थव्यवस्था में दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक ऐसा आधार होती है जिसके द्वारा वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जा सकती हैं। तो पहली परिभाषा हो गई अर्थव्यवस्था का आधार के रूप में जिसके द्वारा वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जा सकती हैं। तो पहली परिभाषा ये हो गई कि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जा सकती है। अब दूसरी परिभाषा इसकी क्या दे सकते हैं हम लोग। दूसरी ये है कि विनिमय के माध्यम के रूप में अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। विनिमय के माध्यम के रूप में। कहने का मतलब ये कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करे और समाज इसको आसानी से या सामान्य भाषा में उसको स्वीकार करे। तो ये हो गई मुद्रा। अब मुद्रा का विकास क्यों हुआ, ये हमारे बीच क्यों आई, उसको मैं समझाता हूँ आपको। तो पहले क्या होता था कि प्रारंभिक जो भारतीय समाज था, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, तो पहले हम लोग क्या करते थे, व्यापार कैसे करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में व्यापार किया जाता था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये प्रथम व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। मान लीजिए इसके पास गेहूं है, इसके पास चावल है। अब इसको चावल की आवश्यकता है और इसको गेहूं की आवश्यकता है, सेकेंड वाले व्यक्ति को। तो पहला वाला व्यक्ति इसके पास जाएगा और बोलेगा तुम मुझको थोड़ा चावल दे दो और उसके बदले थोड़ा गेहूं ले लो। तो तुम्हारे पास गेहूं हो जाएगा और मेरे पास चावल हो जाएगा। तो इसके पास भी गेहूं हो गया और इसके पास चावल हो गया। तो इन दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो गई। तो ये लोग वस्तु के माध्यम से वस्तु का विनिमय करके, एक्सचेंज करके दोनों ने अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली और दोनों को आसानी से गेहूं एवं चावल उपलब्ध हो गया। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यापार किया करते थे पहले प्रारंभिक समय, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। लेकिन इस वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत क्या आती थी। अब इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, फिर ऊपर समझाता हूँ आपको। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या प्रॉब्लम आती थी वो देखते हैं। मान लीजिए पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। इसके पास गेहूं चावल दोनों चीज़ उपलब्ध है, इसके पास सिर्फ चावल भर है। अब ये व्यक्ति आएगा इसके पास और बोलेगा मुझको गेहूं दे दो, बदले में मेरे से चावल ले लो। लेकिन ये बोलेगा मेरे पास गेहूं चावल दोनों है और मैं आप तुमको गेहूं नहीं दे सकता। तो ये फिर गेहूं प्राप्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसके पास गेहूं चावल दोनों चीज़ है। ये क्यों देगा उसको गेहूं, बदले में चावल क्यों लेगा, क्योंकि इसके पास चावल पहले से उपलब्ध है। ये कोई दूसरी वस्तु लेगा और दूसरी वस्तु उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो इन दोनों के मध्य एक्सचेंज कैसे हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये एक प्रॉब्लम आती थी, जिसके लिए फिर कुछ समय बाद धातु के सिक्कों का प्रचलन आया, धातु के सिक्के आए। इसमें हो गया सोना, चांदी, तांबा, इन सब धातुओं के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके बाद जब औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास मनी, मुद्रा का प्रचलन कागज़ के रूप में हुआ। तो इस तरह मुद्रा का विकास हुआ और ये मुद्रा हमारे बीच धीरे धीरे आई, जिसके माध्यम से हम लोग आजकल बड़े आसानी से विनिमय कर पाते हैं। अब देखते हैं मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। मुद्रा के कार्य, पहला, मूल्यमान की इकाई के रूप में। मुद्रा को हम लोग मूल्य की इकाई डिसाइड कर दिए, तो उसके हम किसी वस्तु का मूल्य डिसाइड कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। मान लीजिए हमारे पास एक एसी है, अब इसका हम लोग मूल्य कैसे डिसाइड करेंगे? चावल गेहूं के रूप में तो डिसाइड नहीं करेंगे, तो उसको मान लीजिए हम लोग बोल दिए 5,000 रुपये की। तो किसी भी वस्तु की मूल्य इकाई को डिसाइड करने में, निर्धारित करने में मुद्रा कार्य करती है। किसी भी वस्तु का हम लोग मूल्य आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, विनिमय के माध्यम के रूप में। विनिमय के माध्यम के रूप में कैसे? मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरीदनी है, तो हम उसको पैसा अदा कर देंगे, दे देंगे, उसके बदले वस्तु ले लेंगे। तो विनिमय का माध्यम होगा। जिस विनिमय का माध्यम होने की वजह से, मुद्रा का विनिमय का माध्यम होने की वजह से हम लोग आसानी से किसी चीज़ को खरीद व बेच पाते हैं और जोखिम भी कम होता है, आसानी होती है। अब मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदने गए, कोई मोबाइल खरीदने गए, तो उसको ये नहीं कहेंगे दुकानदार को, इसके बदले हमारे से तुम गेहूं ले लो, चावल ले लो। वो थोड़ा टफ हो जाएगा ना, गेहूं चावल देना। इतना बल्कि गेहूं चावल लेके कौन जाएगा दुकानदार के पास? मनी है, मनी दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, मोबाइल ले लिया। तो विनिमय का माध्यम हो गया। तीसरा है तीसरा देखते हैं भविष्य के भुगतान करने। भविष्य के भुगतान करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके पेमेंट हम लोग को बाद में करने होते हैं। जैसे हो गई ब्याज, पेंशन, ये सब। अब मान लीजिए किसी को ब्याज देना है, तो उसको थोड़ी जाके बोलेंगे तुम गेहूं ले लेना अपने ब्याज के रूप में। पेंशन, जब पेंशन दी जाती है तो मुद्रा के रूप में हम लोग किसी व्यक्ति को पेंशन दे देते हैं कि आपकी इतनी पेंशन बनती है, आप ये लीजिए इतनी पेंशन। ये थोड़ी बोलेंगे पेंशन के रूप में तुम ये वस्तु ले लो, तुम एक मोबाइल ले लो, ये ले लो। पैसा सबसे आसान माध्यम माना गया है, इसलिए इसका विकास किया गया। अब चौथा देख लेते हैं।
क्रय शक्ति के संचयन में। अब मुद्रा को हम लोग एक मूल्यमान की इकाई डिसाइड कर चुके हैं। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा मुद्रा होगी उसकी क्रय शक्ति उतनी ज़्यादा होगी, वो उतनी ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता है। तो क्रय शक्ति के संचय के रूप में, तो जितनी जिसके पास मुद्रा होगी उसकी क्रय शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ मुद्रा के कार्य हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा क्या होती है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।